Hello aspirants, welcome to my YouTube channel Banking Buddy with Neha. So 26 and 27 मार्च ये 2 दिन बहुत सारे लोगों ने RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया। उनमें से आप लोग में से बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा एंड बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया होगा। किन्हीं को लग रहा होगा कि केसलेट हार्ड था, ब्लड रिलेशन में कोई लोग मतलब नहीं सॉल्व कर पाए, किन्हीं ने कोई गलत पजल चूज़ कर लिया होगा। किन्हीं का एग्ज़ाम अच्छा गया हो चाहे किन्हीं का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो, पर इतना तो श्योर है कि आप लोग सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा कि हम लोगों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी और आगे हम लोग कौन सी गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अब ये समझना है कि ये अपॉर्चुनिटी का एंड नहीं है। आपके आने वाले जो पूरा साल है, अभी आप लोगों के पास ECC-PO का एग्जामिनेशन है, भले ही उसमें सीट्स कम हैं, पर अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन को देते हैं तो आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ये अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी निकला है तो आपकी IPS RRBs के एग्ज़ाम हैं, फिर उसके क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम हैं, फिर आपका IPS PO का एग्ज़ाम, SBI PO, SBI क्लर्क, ये सब सारे एग्ज़ाम्स है जो आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इन एग्जामिनेशंस के थ्रू, चाहे वो RBI असिस्टेंट का आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया हो या फिर आप ECC-PO का एग्जामिनेशन देने भी वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप इसमें अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी अच्छा कर रहे हैं तो आप इसमें से सीख सकते हैं और आपने आपको इतना डिजर्विंग बना सकते हैं आगे आने वाले एग्जामिनेशंस को आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कुछ लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, पर कुछ लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा गया है और वो मेंस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। रिज़ल्ट का तो वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि रिज़ल्ट आएगा तो मैं तैयारी करने का सोचूंगा, क्योंकि रिज़ल्ट का जो वेट करते हैं वो अक्सर उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो लोग अपने काम पे फोकस करते हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा अपने प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे, रिज़ल्ट पे जितना कम फोकस करेंगे, आपकी जो सक्सेस की चांसेस है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 100% तो कभी नहीं हो सकती, बिकॉज एट द लास्ट ऑफ द डे थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने प्रिपरेशन पे फोकस करनी। मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बताया है कि रिजल्ट्स पे कम, प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, जो आपने मिस्टेक्स की हैं उनको हम नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम्स हो गया है उसको एक साइड में रख के हम लोग आगे के बारे में सोचते हैं, किस तरह से हमको मेंस की तैयारी करनी है, ECC-PO की तैयारी करनी है। ठीक है, ECC-PO का एग्जामिनेशन मैंने दिया, मतलब RBI असिस्टेंट के मैं एग्जामिनेशन में कभी नहीं बैठी हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज देखा कि RBI असिस्टेंट का मेंस का पेपर मैंने देखा, प्रीवियस ईयर्स पेपर, फिर ECC-PO का मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा, तो मुझे इसमें ऐसा लगा कि इससे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है जो ECC-PO में भी है क्वेश्चंस की और RBI असिस्टेंट मेंस में भी है। यानी कि अगर आप एक तैयारी अगर आप समझ लेते हैं कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो मैं दोनों को कैसे टारगेट करूँ, तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दे पाएँ। ओके, सो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो सब्जेक्ट्स है दोनों में कॉमन है। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है ECC-PO और RBI असिस्टेंट मेंस के लिए? रीजनिंग है, क्वांट है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज जो RBI असिस्टेंट मेंस में वो 40 मार्क्स का आता है, पर ECC-PO में वो 20 मार्क्स का आता है, पर तैयारी तो हमें उतनी ही करनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स की। टॉपिक्स अगर रीजनिंग में बात करें तो पजल है, इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग आपका जनरली ECC में आता है, RBI असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन में क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती है। ठीक है, और मिसलेनियस है। मिसलेनियस में जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि इसमें से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 6 लेटर से कोई वर्ड बन सकता है, नहीं बन सकता है, कितना बन सकता है, ये सब मिसलेनियस में आ गया। फिर एक कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें पता करना रहेगा कि इसमें मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस मिला के कितने इसमें लेटर्स है इनके बीच में। ठीक है, फिर आपके क्वांट में क्या क्या आता है? DI है, केसलेट्स आएंगे, डाटा सफिशिएंसी, अप्रॉक्सीमेशन, अरिथमेटिक और नंबर सीरीज, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 आपके ECC में मेनली आते हैं। RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन में मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा तो मैंने उसमें नहीं मिला मुझे। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड रिप्लेसमेंट, कॉलम 1, कॉलम 2, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेजेज है, डबल फिलर से। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है, इसके अलावा आपका GA है, कंप्यूटर है, अगर ECC की बात करें तो उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारा टॉपिक्स है। ठीक है, और आपको मॉक्स भी देना है, आपको इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस भी करना है और आपको GA को लर्न भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं और जो लोग एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, उनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो स्ट्रैटेजी का होता है। उन लोग कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी, कैसे अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं शायद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकता है। ठीक है, तो उस स्ट्रैटेजी को समझिए कि आप एक पर्टिकुलर टाइम दे के, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है,
मुझ में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कभी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती थी कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ घर के, पर फिर भी अपने आप को बार बार पुश करना कि नहीं मुझे अब करना है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ठीक है ना। ये पुश करना है अपने आप को, ज़्यादा देर तक इनकंसिस्टेंट नहीं रह सकते, कि अगर ज़्यादा देर तक इनकंसिस्टेंट रहे तो रोने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इधर यू विल गेन सक्सेस और यू विल गेन सिंपैथी, यू कांट गेट बोथ, ओके। आपको दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती है, समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे हम अपने आप कैसे इसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। जो लोग SBI PO को टारगेट कर रहे हैं या फिर IPS PO को टारगेट कर रहे हैं, क्लर्क के लेवल को भी टारगेट कर रहे हैं, वो इस वीडियो को भी जरूर देखें और पूरा देखें, ठीक है। स्किप करके देखने से क्या होता है कि हो सकता है कि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एक बार सुन लीजिए, अपने आप तक जाने दीजिए, फिर अगर नहीं आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ भी सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग इतने सारे चीज़ों को, कि सब टॉपिक्स को, मॉक्स को, डिस्क्रिप्टिव को, न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल करें, क्योंकि टाइम तो हमारे पास एक लिमिटेड ही है ना, और उसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ करना होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे हर एक चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे और कैसे मॉक्स देंगे, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करेंगे, ओके। सो सबसे पहले आता है मॉक हम लोग को कैसे देना है। मॉक डेली नहीं देना है, मॉक अल्टरनेट डेज में देना है, ठीक है। जैसे आज आपने मॉक दिया तो कल आप मॉक नहीं देंगे, और कल आप क्या करेंगे, मॉक का पूरा एनालिसिस करेंगे। अगर आपका कल में भी मॉक का एनालिसिस खत्म नहीं होता है तो आप परसों भी मॉक का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना, ठीक है। कि मैं कितना देर में उस क्वेश्चन को बना पाया, कितना देर में इस क्वेश्चन को बना सकता था, क्या ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। हो सकता है आप मॉक देते समय आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि पहले मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे, फिर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे, तो मॉक देना है एक दिन, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करना है। जब एनालिसिस खत्म हो जाए उसके नेक्स्ट डे, मतलब उसके बाद दिन हमको मॉक देना है, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज पे हमको मॉक देना है, ठीक है। और मॉक देने वाले दिन आपका मतलब 2 से 3 घंटा का आपका मॉक होगा, और फिर आपका उस दिन उसके नेक्स्ट डे जो आप एनालिसिस करेंगे वो 2 से 3 घंटा करेगा, ठीक है। तो ये आपका मॉक जो है आपका एक दिन देना है और एक दिन एनालिसिस करना है, तो मॉक वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस। पहले मैं ये सोचती थी कि सिर्फ मॉक देने से काम चल जाएगा और अगर प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो फिर चलेगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मतलब मॉर्निंग में या फिर कभी भी मैं जब प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद जब मैं मॉक देती थी तो मेरी स्पीड अच्छी होती थी, ठीक है। और मेंस में भी जब मैं अलग से पहले प्रैक्टिस करती थी और फिर मॉक देती थी तो मेरी स्पीड अच्छी होती थी, मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आते। लेकिन अगर मैं सिर्फ मॉक देती थी तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता था, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम क्या होता है, अगर आप सिलॉग्स भी बना रहे हैं तो आप एक साथ 20 सिलॉग्स सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हमको डेली करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग मान लीजिए आप 2 पार्ट में रीजनिंग को मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक दिन हमको क्या करना है, पजल बनाना है, इनपुट आउटपुट बनाना है, कोडिंग डिकोडिंग बनाना है, ठीक है। और दूसरे दिन हमको क्या करना है, ये तीनों नहीं बनाना है, और ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, सिलॉग्स छूट गया, सिलॉग्स ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। इससे क्या होगा कि आप दोनों की तैयारी कर लेंगे, मतलब दोनों तरह, मतलब इसमें आपके 8 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आप ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे, क्योंकि आपका 2-3 घंटा ऑलरेडी मॉक में जा रहा है, तो आपको उसके हिसाब से टाइम मैनेज करते हुए काम करना होगा। तो प्रैक्टिस में आपने एक दिन क्या किया, पजल बनाया, इनपुट आउटपुट बनाया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स बनाया, और नेक्स्ट डे आपने क्या किया, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। हो सकता है पजल के 2 ही सेट बना रहे तो सफिशिएंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस के टाइम 2 सेट बना रहे हैं, फिर आपका जो मॉक है उसमें भी आप 2 सेट बना रहे हैं, तो आप पूरे दिन में मिला के 4 सेट तो बना ही रहे ना। समझ में आ रहा है बात आपको, तो वो हो जाएगा। तो आप 1 से 1.5 घंटा डेली सिर्फ प्रैक्टिस में देंगे, कि आप एक दिन ये वाला पार्ट रिवीजन करेंगे, फिर आप एक दिन ये वाला पार्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपकी स्पीड बनी रहे। फिर आते हैं क्वांट में। क्वांट में क्या करना है, रोज आधे घंटे हम लोग क्या सोचते हैं, प्रीलिम्स में ही स्पीड की जरूरत है, ऐसा नहीं है। मेंस में भी आपको स्पीड की जरूरत होती है जब आप कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन, टेबल्स, जो हम लोग टेबल्स लर्न करते हैं वो रिवीजन करना है, स्क्वायर, क्यूब्स, आधे घंटे में हम लोग को इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और फिर एक दिन इसको भी मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक पार्ट आपका आ गया DI और डेटा सफिशिएंसी, और दूसरा पार्ट आपका आ गया अरिथमेटिक और नंबर सीरीज। एक दिन हमको क्या करना है, प्रैक्टिस के टाइम में DI और डेटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस करना है, मतलब उसमें केस स्टडी भी आ गया DI में, ठीक है। और दूसरे दिन हमको क्या करना है, अरिथमेटिक और नंबर सीरीज प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
तो आप लोग अब ये सोचेंगे कि दूसरे दिन तो मैं DI प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मॉक में तो आपका सभी चल रहा है ना, समझ में आ रहा है बात। एक दिन आप अरिथमेटिक को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उसको अच्छे से करना चाहते हैं, समझ में आ गया। और अरिथमेटिक के पूरे टॉपिक्स को नहीं कर लेना है उस दिन प्रैक्टिस, हमेशा 2 टॉपिक रखिए, ठीक है। 2 टॉपिक आप प्रैक्टिस कीजिए और उस पर अच्छे से अपनी कमांड बनाइए। मॉक में तो आप सारे टॉपिक्स दे ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक दिन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज स्टेट और वर्ड रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस और उसकी रिविजन्स करनी है। और दूसरे दिन आपको कॉलम 1, कॉलम 2, फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो यहाँ पर आप लगभग 1.5 घंटा दे रहे होंगे, यहाँ पे 1.5 घंटा दे रहे होंगे, यहाँ पे लगभग आप 1 घंटा दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका अब आता है कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैंने क्या किया था मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने दिशा की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक खरीदी थी, आप अरिहंत की भी खरीद सकते हैं, वो भी अच्छी आती है। और अगर आप अभी बुक नहीं परचेज कर सकते हैं तो आप ओलिव बोर्ड का बोल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, आप उसको पूरा भी PDF पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस PDF को पूरा पढ़ लीजिए और रोज़ ज़्यादा टाइम उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ अगर आप हाफ आवर भी देंगे, रोज़ आधे घंटे कंसिस्टेंटली देंगे आप, तो वो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। रोज़ उसको पढ़ लीजिए, कुछ सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे एक दिन में इतना पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड MCQs बना लीजिए, वो आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए काफ़ी है। रही बात है जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस 2 टाइप से आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत दिन से वीडियोस देखते हुए आ रहे हो डेली, ठीक है। जैसे कि मैंने कैसे किया है जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में मैं रोज़ वीडियो देखती थी, जो 50 मिनट या 1 आवर में अड्डा 247 में जो वीडियो आता था, तो वो मैं डेली देखती थी और मैं उस टाइम ही नोट्स बना लेती थी। हो सकता है कि आप नोट्स नहीं बना पाते हो उस टाइम, तो आप उसकी PDF भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर PDFs भी देते हैं। तो मैं नोट्स बना लेती थी और उसके बाद फिर मैं इसके अलावा कुछ नहीं करती थी, मैं उस नोट्स को बार बार रिवीजन करती थी, और वो मेरा सफिशिएंट था, ठीक है। तो अगर आपने डेली वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप PDFs पढ़ सकते हैं। PDFs में मैंने अपने फ्रेंड से बात की जिन्होंने निकाला है, तो उन्होंने मुझे बताया कि फेस क्लाउड का PDF अच्छा आता है, तो आप फेस क्लाउड के PDF से भी पढ़ सकते हैं और फिर स्टडी IQ पे जो PDF है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं डेली, तो उसको मतलब कंटिन्यू कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको PDF से पढ़ रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, ये मत सोचिए। आप वीडियोस को कंटिन्यू कीजिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो आपने PDF स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। डेली कीजिए, वीकली कीजिए, मंथली कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। GA में सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग GA को अपना मेन मतलब मोटिव मान लेते हैं कि और सबका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, GA को सोचते हैं कि मैं 40 में 40 ले आऊँगा। GA क्वेश्चन इतना डीप आता है कि आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाते हैं, आप 25 से 30 अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आप GA को उतना ही वैल्यू दीजिए ना। आप क्यों उस पर दिन भर लगा देते हैं? और ये सब जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, क्वांट है, इंग्लिश है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं, आप उसको टाइम देते नहीं है, ठीक है। तो GA को रोज आप 2 आवर्स दीजिए, ठीक है। अभी से आप 2 आवर्स दीजिए और उसके बाद अगर आप वीडियो से अगर अभी आप पढ़ते हुए आए तो वीडियो से पढ़िए और उसके PDFs को लर्न कर लीजिए। और अगर आप वीडियो नहीं पढ़ रहे थे तो आप सिर्फ फेस क्लाउड या फिर जो भी आप PDF यूज़ करते हैं उसका PDF से लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई बात GA की। तो अब ये भी बात आती है कि आज GA इतना में कंप्लीट हो जाएगा, तो संडे के दिन आपको क्या करना है? संडे के दिन आपको ना ही कोई मॉक देना है, ना ही आपको ये रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। संडे के दिन आपको पूरा का पूरा टाइम अपने कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस में देना है और उसको कवर करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव को भी संडे को टाइम देना है। डिस्क्रिप्टिव में आप अधिक से अधिक टाइम संडे को देंगे। डेली आप क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए? रोज आप एक एडिटोरियल पढ़ेंगे और उसको समराइज करके लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप उस पर टाइपिंग करके लिखिए। अगर वो नहीं है तो अभी फिलहाल तो आप कॉपी में लिखिए, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले तो आपकी साइबर कैफे में जाके भी उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो 10-15 दिन पहले भी अगर आप करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे हर बारे में बात की है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, नहीं प्रैक्टिस करना है। थिंक अबाउट इट, मेक ए टाइम टेबल, मेक ए स्ट्रैटेजी एंड गो फॉर इट। अपना बेस्ट दीजिए, प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।